सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू लेसन। अभी हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। वैसे हम ये दोनों लेसन बैक टू बैक ही लेने वाले हैं। तो हमारा अभी लेसन शुरू हो रहा है, कौन सा? दैट इज लेसन नंबर जो है हमारे पास वो है 12 फ्रॉम योर फिजिक्स टेक्स्ट बुक, सीरियल नंबर 12 में चैप्टर नंबर 12। और लेसन का नाम है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है आपके फिजिक्स की जर्नी का भी और आपके 12th की जर्नी का भी। काफी इंपॉर्टेंट सा लेसन आपके पास है ये। पेपर में ये लेसन 6 मार्क्स बाय 7 मार्क्स के लिए आता है। 6 मार्क कंपलसरी, 7 मार्क्स विद ऑप्शन। और जनरली जो 7 मार्क का बात किया जाए डिवीजन, तो 7 मार्क का डिवीजन जो यूजुअली चल रहा है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। 1 मार्क एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन। 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए जो काफी सुपेरियर तरीके से पूछे जाते हैं। वन इज ट्रांसफॉर्मर, वन इज E इक्वल टू माइनस d5/dt और एक है एक जनरेटर के थ्योरी का डेरिवेशन E इज इक्वल टू 2πf इंटू NAB इंटू साइन ओमेगा t। तो ये इस तरह से यूजुअली 7 मार्क का डिवीजन चलता है। ऐसा नहीं कि परमानेंटली 7 को ही ऐसे ही पूछा गया है, कभी कभी इनको ही तोड़ के, क्योंकि MCQs तो यहाँ पक्का आएगा किसी ना किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में या कोई डेफिनेशंस वगैरह भी है, तो कभी कभी ऐसे 1 + 1 + 2 + 3 ऐसे भी पूछा गया है। तो ये 2 तरह का डिवीजन आपको यहाँ पर यूजुअली दिखेगा, ये ध्यान देना है। या फिर 4 मार्क के लास्ट क्वेश्चन को, ये 4 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, इसको भी चाहे तो 1 + 3 वही के इंटरनल में तोड़ देंगे सेक्शन डी में, या 2 + 2 कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेसन आता है। लेसन इजी है, लेसन इंपॉर्टेंट है, लेसन इजी है। लेसन का बट कंसेप्ट पढ़ने के लिए बेसिक अगर अच्छा करना है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में कुछ मैं हार्डर नहीं ले रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में वही सब चीजें ले रहा हूँ जो इसके पहले आपने हमारे अभी इसी चैनल पे पढ़ी है वो भी, और जो आपने 10th में भी पढ़ी थी थोड़ा उसका भी आपको याद दिला रहे हैं। याद करो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसको हमने अभी यहाँ इस्तेमाल भी किया कि whenever the current is passed through the coil or a conductor। याद करो इसके पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड जब शुरू किया तब भी हमने आपको वही बोला था कि 10th में हम पढ़ चुके हैं, जब किसी कंडक्टर से, कंडक्टर है, वायर है, इससे करंट पास होता है, सराउंडिंग में क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए हमने एम्पियर्स लॉ का भी इस्तेमाल किया। ये तो अभी के लॉ थे, लेकिन इस 10th में सबसे पहले बार जब आप वो पढ़ते हो कि एक शीट दिखाई थी आपको ऐसे, उसके पास से वायर पास किया था, बाजू में कंपास रखा था और करंट पास करने में वायर से यहाँ क्या डला होता है? मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आता है निडल में, जो हमने आपने 10th में स्टैंड में पढ़ा हुआ है। तो वो थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी ओरस्टेड ने। इन 1820 में सबसे पहले ओरस्टेड ने डिस्कवर्ड कर दिया। ओरस्टेड डिस्कवर्ड दैट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन 1820। इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट समझिए, बड़ा सिंपल है। 1820 में, 1820 में ओरस्टेड भाई साहब ने डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जिस कॉइल में जहां पर करंट आता है वहां पर, है ना, जिसको अनादर भाषा में हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसी डेफिनेशन को मैग्नेटिक बोला जाता है। व्हेनेवर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजेस इन करंट पास कर रहे हो किसी कंडक्टर में और सराउंडिंग में उसके बाजू में क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिए। तो हम वही बता रहे हैं शांति से। ओरस्टेड ने क्या डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कारण। जिस भी कंडक्टर में करंट जाता है उसके कारण सराउंडिंग में क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो देखो इन्होंने कौन सा डिस्कवरी किया? अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड, इस ओरस्टेड भाई साहब ने क्या बताया? सुन लीजिए। ओरस्टेड भाई साहब ने बताया कि
अब ये तो वर्डिंग स्टेटमेंट लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड बनती है इलेक्ट्रिक के कारण, मतलब इन्होंने क्या बताया, जहां इलेक्ट्रिक करंट है मतलब ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक करंट बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटकम इंप्लाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटकम क्या इंप्लाइज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सराउंडिंग में कौन बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, आफ्टर दिस डिस्कवरी, जैसे ये डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग दैट वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने उल्टा सोचना शुरू किया आफ्टर दिस डिस्कवरी। ये ओरस्टेड की डिस्कवरी के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने उल्टा सोचना शुरू किया कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें इस चीज के बारे में सक्सेस मिला हमारे एक साइंटिस्ट को, जिनका नाम था, वो भी आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में भी, इन 1831 1831 में माइकल फैराडे डिस्कवर्ड दैट, इन्होंने डिस्कवर किया, वैसे माइकल फैराडे के साथ जोसेफ हेनरी भी थे वहां पर। ठीक है, बट बाकी फिर थ्योरी और सब चीजें कंटिन्यू की माइकल फैराडे ने, इसलिए सामने पूरा नाम माइकल फैराडे के नाम पे चढ़ा। माइकल फैराडे ने डिस्कवर्ड किया, क्या डिस्कवर्ड किया, उन्होंने बताया यस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो वर्ड क्या बता रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड, बट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल नहीं चाहिए, चेंजिंग वाली। ठीक है, देखो उल्टा डिस्कवरी, जो मैंने बोला था ना कि क्या लोगों ने सोचना शुरू किया कि मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक बनेगी, उसका जवाब उन्होंने बताया यस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, करेक्ट, बट किसके कारण बनेगी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने ऐसा लिखा है, अब मैं दैट इज अगेन, जैसे पहले बताया कि इन्होंने क्या क्लियर बता दिया बेटा, कि इन्होंने ये बताया ड्यू टू, जब भी कभी क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसका आउटकम क्या होगा, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये जनरेट होगा, जनरेटेड। ठीक है, और इसी को उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला उनको इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The phenomenon of production of electric current, the phenomenon of production of electric current या electric field, the phenomenon of production of, repeat वही पर repeat करो तीसरी बार, वही phenomenon प्रक्रिया, प्रोसेस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, उसके कारण उस फिनोमिनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे, उन्होंने डेफिनेशन दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे के अकॉर्डिंग टू फैराडे के अकॉर्डिंग द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ electric field, the phenomenon of production of electric field बोलो या that is you may say electric current बोलो, due to change in magnetic field is called, उसे बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
दैट इज EMI। क्लियर? अब देखो बेटा यहां पर क्या क्रिएट होता है, फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो जो करंट प्रोड्यूस होता है, द करंट सो प्रोड्यूस, जो क्रिएट हो रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस। क्योंकि इंड्यूस का मतलब ही होता है क्रिएट होना, क्योंकि यहां करंट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है मतलब इंड्यूस हो रहा है। द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। एंड अब फिर पता है करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से, तो करंट इंटू कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या बनेगा? EMF, वोल्टेज। एंड EMF मतलब ही वोल्टेज, वोल्टेज सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है इंड्यूस्ड EMF। करंट को इंड्यूस करंट, EMF को बोला गया इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, ऐसी ये कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्कवरी आया हुआ है। एंड दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ EMI गिवन बाय माइकल फैराडे। ठीक है, तो मैं एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं शांति से, रिपीट से। ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि जब भी कभी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है, सराउंडिंग में क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जो हमने देखा भी, जो हमने इसके पहले लगाया भी, एम्पियर्स लॉ में भी हमने बताया, करंट जा रहा है सराउंडिंग में, क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू निकाले सोलेनॉइड की, टोरॉइड की। ठीक है, बट ये सबसे पहले डिस्कवर किया था 1820 में ओर्स्टेड ने। जैसे ये डिस्कवरी हुई, हाँ एक मिनट, उसके पहले हमने और क्या बताया, इसका भी एक डेफिनेशन है कि जब कभी इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड बनना इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे गए नेक्स्ट। फिर जैसे ये डिस्कवरी हुई, कौन सी डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कौन बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। वन वे, ब्लू वाला एरो, हो रहा है कन्वर्शन। साइंटिस्ट ने उल्टा होना शुरू किया, क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, इलेक्ट्रिक करंट बन सकती है? तो 1831 में माइकल फैराडे को इस मामले में सफलता मिली। उन्होंने क्या देखा कि यस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, बट कब? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। वर्ड याद रखिएगा, वर्ड क्या इस्तेमाल किया? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंज, स्टेबल नहीं चाहिए। मतलब व्हाट आई मीन टू से, अगर यहाँ कोई कंडक्टर है और बाजू में मैंने ऐसे मैग्नेट रख दिए, सिर्फ मैग्नेट रख दिए, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो बेटा इसमें कोई करंट बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? स्टेबल। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? स्टेबल। स्टेबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए चेंजिंग। चेंजिंग मतलब एक तो आपको कॉइल को रोटेट करना पड़ेगा या मैग्नेट को आगे पीछे करते रहना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंज। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी और सिर्फ तभी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही, इसलिए दो में से कोई तो भी एक तो कॉइल रोटेट करनी चाहिए या मैग्नेट आगे पीछे होनी चाहिए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी वहां पर डेवलपमेंट होगा, जनरेशन होगा किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोले बताया, वापस इसी को मैं सीधा करके लिखा, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जनरेटेड। ये सफलता मिली, इसको मिली माइकल फैराडे को। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे ने फिर डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन दिया? फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है ड्यू टू चेंज इन, अगेन वर्ड देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको लेकिन बता दूं, एक्चुअली ये EMI नहीं है, उनके उस टाइम पे उन्होंने उसको बोल दिया, इसको एक्चुअली इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक करंट क्या बना? इलेक्ट्रिक। जैसे मैंने ऊपर क्या बताया, देखो, अगर इलेक्ट्रिक के कारण, इलेक्ट्रिक करंट क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आप पहले वर्ड को क्लियर करो, इंडक्शन क्यों बोलते हैं? इंड्यूस होना, इंड्यूस होना मतलब क्रिएट होना। इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, तो बोले जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी तो क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। वही मैग्नेटिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो सर देन इट विल बी EMI, जब दोनों एक दूसरे कारण बनेंगे, इलेक्ट्रिक कारण मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कारण इलेक्ट्रिक। तो हम इस लेसन में ना दोनों पढ़ने वाले हैं, इसलिए लेसन का नाम है EMI। प्योर EMI उसको बोला जाता है जब दोनों इंटरडिपेंडेंट होती है।
चाहे इलेक्ट्रिक है उसके कारण क्या बनेगी मैग्नेटिक, चाहे मैग्नेटिक है उसके कारण क्या बनेगी इलेक्ट्रिक। सामने को समझ में आएगा। जैसे हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, हमें इन दोनों का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक और मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, दोनों प्रोसेसेस एक ही जगह पर हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसे बोला जाएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथ में जैसे आपको बार बार समझा रहे, क्योंकि बहुत बार यहाँ वर्ड आएगा इंड्यूस। इंड्यूस होना मतलब क्रिएट होना। क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने वही बताया कि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्रिएट हो रहा है ना, इसलिए क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा इंड्यूस करंट। और करंट जाएगा तो है तो कौन, वहां पे कंडक्टर लगा है, तो कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस, मेटल हैज अ रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बनाएगा EMF। तो ये EMF को इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF वोल्टेज EMF मतलब वोल्टेज, शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो वोल्टेज। EMF क्या होता है, जो प्रोड्यूस होगा उसे बोला जाएगा इंड्यूस EMF, उसे बोला जाएगा इंड्यूस EMF। अब सिर्फ हवा में पढ़ने की बात नहीं है, माइकल फैराडे ने प्रूफ कैसे किया था, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय माइकल फैराडे। बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए भी हमें कुछ और चीज की गरज पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जाने के पहले, माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जाने के पहले हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज माय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका हमें बहुत गरज पड़ेगा। तो हम अभी चलते हैं ऊपर वाले रीजन में, ऐसे आड़े में हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान देना है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B and magnetic flux phi। अब क्योंकि हमने इसी चैनल पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ाया है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के बारीक बारीक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi ऑफ E, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के बारीक बारीक पार्टिकल phi ऑफ M। तो आप phi ऑफ M लिखो या सिंपली phi लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स हम वो देखने जा रहे हैं। तो सुनिए, जब भी कोई, मान लो ये कोई सरफेस एरिया है, कोई भी कॉइल है, कुछ भी है, तो यहां अगर इसके बाजू में ये सरफेस एरिया ऐसा, यहां इसके बाजू में बेटा मान लो मैंने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, तो यार क्योंकि आजू बाजू ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहां से क्या, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ग्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट, आउटसाइड में फ्लो करेगा। तो इस मेरे सरफेस एरिया, जो मेरा सरफेस एरिया है DS, यहां क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि नॉर्थ साउथ मैग्नेट आजू बाजू में, ये क्या है, वेक्टर बना है सर, ये वेक्टर ही तो कौन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बारीक उसके होते हैं फ्लक्स पार्टिकल। ठीक है, याद रखना, इनको जो लाइंस भी खींचा ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जो लाइंस खींचते हैं अपन ऐसे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। अगर मैंने ऊपर B लिखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऊपर E लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट टाइम भी आपको ये क्लियर किया है हम लोगों ने हर बार। ठीक है, और उसके अंदर में जो पार्टिकल है उसको बोलते हैं फ्लक्स पार्टिकल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi ऑफ E, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर ये दिख रहा है आपको phi ऑफ M, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जिस एरिया पे एक्ट हो रहा है वो सरफेस एरिया। अब हाँ, अगर उस नॉर्थ मैग्नेट को मैं आगे पीछे करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, वो चेंज की कहानी अपने सामने पढ़ने वाला है। अब सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स सर, किसी सरफेस एरिया पे एक्ट होने वाला फ्लक्स कितना है, तो बेटा उस सरफेस एरिया पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, जैसे देखो ये इतना सरफेस एरिया है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी जा रही, और उतने जाने के बाद में देखो उस सरफेस एरिया पे इतने वेक्टर में से इतना फ्लक्स पार्टिकल एक्ट हो रहे हैं, तो कितनी फील्ड लाइन उसमें जा रही है। अगर फील्ड लाइन ज्यादा जाती होगी, मतलब ये एरिया ऐसा बहुत बड़ा होता और बड़ा होता, और मेरे मैग्नेट भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा जाती है। जितनी फील्ड लाइन जाती है उससे उतना ज्यादा क्या बनता बेटा, उस पर फ्लक्स बनता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, वही है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग ओवर द गिवन सरफेस या पासिंग नॉर्मल द गिवन सरफेस इज कॉल्ड एज अ
मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है मेरे सरफेस एरिया पे, उतना वहां पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितना फील्ड लाइंस जा रहा है हमारे दिए हुए सरफेस एरिया पे, उतना वहां पर फ्लक्स बनेगा, उतना वहां पर फ्लक्स बनेगा। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन अगर बात किया जाए तो देखो आपको याद दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सरफेस एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सरफेस एरिया वेक्टर का भी ये देखो, इसे मैं यहाँ पर ds वेक्टर जब लिख दूं, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर होता कैसा है, होता कुछ ऐसा है, रिलेशन समझा दूं मैं आपको, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन क्या है, इज, तो जैसे मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो फिर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। सो अगर बात करूं मैं डी फाई, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स वेक्टर नहीं है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस थिंग, फ्लक्स का डी फाई। तो डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई का फॉर्मूला होता है बी इंटू डी एस, डी फाई का फॉर्मूला होता है बी इंटू डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू डी एस, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, बट कौन सा प्रोडक्ट बेटा, डॉट प्रोडक्ट, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। बी फाई का फॉर्मूला बी इंटू डी एस। फिर सर डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, ये कभी भी याद रखना। अब आपको पता है अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने जाऊं तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट का फॉर्मूला होता है बी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। और आपको बता दूं जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, सब कभी भी याद रखना थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका सरफेस एरिया वेक्टर एक्ट होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक्ट होता है। तो होगा क्या बेटा कि फाई की जो आपका एंगल है थीटा दोनों के बीच का, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो डी फाई इज इक्वल टू बच जाएगा बी इंटू डी एस। तो इस तरह से बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी का फॉर्मूला बनेगा डी फाई बाय डी एस। अगर सरफेस एरिया को एस बोलते हैं तो डी एस, ठीक है। या अगर आप सरफेस एरिया को ए बोल देते हो, ए क्या अलग अलग बुक में अलग अलग नोट मिल सकते हैं, तो डी फाई बाई डी है। सरफेस एरिया को एस बोला तो, या एरिया की तरफ से ए बोला तो ए। अब ये डी तो चेंज दिखा रहा है, डी तो चेंज दिखा रहा है, विदाउट चर चेंज के तो वही बेटा फाई बाय एस या फाई बाय ए। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है। अब सिर्फ फॉर्मूला नहीं सिखाना है बेटा, मुझे और कुछ चीज सिखानी है। अभी जो अपन ने फाई एम बोला, ये कौन है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, WEBER, शॉर्टकट में दिखाते हैं WB से। तो देखो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, और सरफेस एरिया तो पता है क्या में काउंट करते हैं, मीटर स्क्वायर। एंड दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो अब तक आप लगाते आए तो यूनिट बना कैसे है, फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, इसके कारण बनता है मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया डेवलप्स या जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया यूनिट है मीटर स्क्वायर। एंड कैसे देखो फ्लक्स फाई वेबर में और एरिया मीटर स्क्वायर में। और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर का ये कंसेप्ट दिया था बाय साइंटिस्ट टेस्ला, इसलिए हम लोग लगाते हैं टी। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला दोनों क्या होते हैं, सेम। जो इसके पहले भी हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के दौरान जब न्यूमेरिकल आ रहे थे तब भी समझाया था कि वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों क्या होते करके सेम। ठीक है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट डेवलप किया था बाय साइंटिस्ट टेस्ला, एंड इसलिए टी लगाया था। अदरवाइज क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे तो फ्लक्स जो क्वांटिटी है उसका यूनिट है वेबर, WEBER, उसको दिखाते हैं WB से, करेक्ट। और एरिया का यूनिट तो पता है मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई बेसिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पूरे थ्योरी के दौरान देखिए धीरे धीरे जैसे हम लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, रिलेटेड टू एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दे रहे हैं। थ्योरी, अप्रोच, बेस,
कंसेप्ट बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, कौन सा फॉर्मूला क्यों आया, क्या आया। धीरे धीरे जैसे आप चैनल पे लगे रहोगे हर कंसेप्ट का आपको नॉलेज पूरा होते जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का रिलेशन और फॉर्मूला B इज इक्वल टू फाइव बाई ए या फाइव बाई एस या डी फाइव बाई डी एस। चेंज है तो डी फाइव, चेंज इन सरफेस फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एरिया। अब बढ़ते हैं एक और कहानी जो हमने आधी छोड़ी नहीं, जो इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया कि माइकल फैराडे ने तो प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती, साइंस प्रूफ मांगता है। क्या प्रूफ करके दिखाया उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि यस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि सर उन्होंने प्रूफ कैसे करके दिखाया। फैराडेज का एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट को कवर करते हैं ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी माइकल फैराडे ने, जिसका 10th में भी आपको पता है कि उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, करके थ्योरी में एक्सप्लेन करके दिया है। अभी यहां पर पूरा कंसेप्ट आ रहा है विद द डायग्राम्स एंड ऑल कि उन्होंने कैसे प्रूफ करके बताया, है ना। 10th स्टैंडर्ड में भी आपका जो लेसन है, जब आप एसी मशीन्स पढ़ते हो, मशीन के पहले फैराडेज का कंसेप्ट आपको वहां पर भी देखे रखा है, बट इन थ्योरेटिकल अप्रोच। अभी यहां पर आपको इन टोटल डिटेल एंड डेप्थ एनालिसिस पढ़ने को मिलेगा कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब उन्होंने EMI कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रूव किया था। तो सुनो, उसने उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने लिया था एक कॉइल। सर एक कॉइल मतलब, अरे मेटल कंडक्टर का बना हुआ एक कॉइल, वायर का। तो देखो एक कॉइल लिया, ये कॉइल वायर का बना हुआ, और इस कॉइल को समझने के लिए, क्योंकि करंट, क्योंकि देखो उन्होंने किसका सिद्धांत पता चलाया, उसका उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जानने के लिए सबसे फेमस डिवाइस कौन है, वो है गैल्वेनोमीटर। तो बोलेंगे जी क्यों लगाया, जी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बिकॉज वाई गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, तो हम पढ़ चुके हैं वो भी इसके पहले कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। MCG इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, और इतना सेंसिटिव है कि छोटा सा भी करंट चला गया तो फट से क्या दिखाता है, लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है। इसलिए उन्होंने कॉइल के अंदर ही क्या फिट किया, गैल्वेनोमीटर, और इस कॉइल को उन्होंने 3 पोजीशन में अरेंज किया। सिर्फ कॉइल ही लिया सर, नहीं, कॉइल के सराउंडिंग में लिया एक मैग्नेट, कॉइल के सराउंडिंग में लिया एक मैग्नेट। पहले उन्होंने मैग्नेट को, बार मैग्नेट लिया, पहले उन्होंने मैग्नेट को एक फिक्स जगह पर रख दिया, एक फिक्स जगह पर, कॉइल के सराउंडिंग में, साइड में, बाजू में एक लिया बेटा मैग्नेट। अब इस थ्योरी को अच्छे समझना है, ठीक है। मैग्नेट है ये, बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लिया। अब बार मैग्नेट बोला तो 2 पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। और उसके सराउंडिंग में ये कॉइल रख दिया और उसको 3 पोजीशन में रखा। अब 3 पोजीशन कौन सी है, तो अपन वो थ्योरी के दौरान ही पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले पोजीशन में उन्होंने क्या किया, शांति से समझिए, आराम से समझिए, इस कॉइल को रखा। कॉइल क्या की बनी है, वायर की, कंडक्टिंग मटेरियल की, और इस कॉइल के सराउंडिंग में कौन रख दिया, बार मैग्नेट। अब आपको पता है मैग्नेट क्या करता है, चुंबक की प्रॉपर्टी पता है, बहुत बार आपने मैग्नेट खेला है, लोहा बाजू में रखा, चुंबक यहाँ रखा, हम देखते हैं कि चुंबक क्या कर रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा है, लोहे खींच रहा है, हम देखते हैं खींच रहा है मतलब क्या, जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा वहां तक खींचेगा। तो मैग्नेट क्या जनरेट, अभी वो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखती नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी, लास्ट टाइम समझाया था, फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस पता कैसे चलते हैं, अगर ये मैंने चुंबक रखा है, यहाँ के आयरन नेल को खींच रहा है, खिल्ले को खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और दूर कर दिया, अभी खींच नहीं रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, खत्म हो गई। पास में लूंगा तो फट से खींचेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे मैग्नेट उन्होंने रखा, तो मैग्नेट ने अपनी क्या भेजी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो मेरा बोलना क्या है, यहां पर हुआ क्या, समझाने के लिए डायग्राम आपको पूरा डिटेल आने समझा रहा हूं क्या, अदरवाइज हमें में अगर छोड़ दूंगा, बता दूंगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए ऐसे लाइंस खींच रहे हो। क्या ये आपके मैग्नेट ने बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट सबसे पहले उन्होंने क्या रखा, कॉइल को एक जगह रखा, स्टेशनरी, वर्ड फोकस करिए,
इस केस में उन्होंने कॉइल को स्टेशनरी रखा, मतलब कॉइल जगह पे है, हिल डुल बिल्कुल भी नहीं रही है, और मैग्नेट को भी, बार मैग्नेट को भी जैसे का वैसा रखा ऑन द पोजीशन। तो इस केस में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों, जैसे मान लो मैं देखो अभी ये क्रॉस क्रॉस सिंबल, ये 4 फील्ड लाइंस आ रही है और 4 फील्ड लाइंस पर हर जगह में क्रॉस क्रॉस सिंबल, समझाने के लिए आपको ज्यादा डिटेल में बना के दिखा रहा हूं डायग्राम। ऐसे मैंने 6 क्रॉस क्रॉस सिंबल बनाया है, मतलब 6 4 24 करेक्ट 4 लाइंस पे इतना फ्लक्स यहां पर आ रहा है। बट ये फ्लक्स कैसा है, स्टेबल कांस्टेंट है। तो उनको दिखाई पड़ा कि इस कॉइल में कोई भी करंट जनरेट नहीं हो रहा है, इस कंडक्टिंग कॉइल में कोई भी। सिर्फ कहां से पता चला, क्योंकि गैल्वामीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया। गैल्वामीटर में क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां पर मैग्नेट कैसा है, स्टेडी है, ना मैग्नेट हिल रहा है ना कॉइल। मैग्नेट, कॉइल अपनी जगह है, मैग्नेट अपनी जगह है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी स्टेबल है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स भी कैसा है, स्टेबल है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स भी स्टेबल है। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया बाय मूविंग द कॉइल इन वन डायरेक्शन। मान लो उन्होंने कॉइल को कहा एक डायरेक्शन, मतलब क्या, टुवर्ड्स ले लिया। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने कॉइल वही रखा, कॉइल वैसे की वैसी है, कॉइल को कोई चेंज नहीं करना है, कॉइल वही है जिसको कोल लगा है गैल्वेनोमीटर। अब जो हमारा जहां पर ये कॉइल अपना वही है, कॉइल को बिल्कुल बदलाना नहीं है, कॉइल को कुछ नहीं करना है, कॉइल जैसे की वैसी है। जो मैग्नेट यहां था उन्होंने उस मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल। क्या किया, टुवर्ड्स द कॉइल। इस बार मैग्नेट जो यहां था, उस बार मैग्नेट को वो क्या करके आए, पास लेके आए। दैट मीन्स क्या किया, मोशन में लाया उसको। मैग्नेट जब सामने आया तो क्या हुआ, मैग्नेट जब सामने आया नॉर्थ और साउथ वाला, तो क्या हुआ, सिंपल चीज है बेटा कि मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इतने दूर तक थी, अब आप इसको आगे लेके आए, इतना आगे लेके आए, तो फील्ड लाइन भी तो उतनी आगे जाएगी, यस और नो। ये फील्ड लाइंस चली गई बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए, क्योंकि मैग्नेट की स्ट्रेंथ सामने लेके आए। जैसे आपको बताया कि मैग्नेट अगर आगे लेके आएंगे तो चुंबक फट से खींच लेगा किसी आयरन को, करेक्ट, आयरन नेल को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां तक आ गई, यहां तक आ गई तो क्या हो गया, देखिए जहां पहले सरफेस एरिया पे इतना सा फ्लक्स, इतनी सी फील्ड लाइन आ रही थी, इतना सा फ्लक्स आ रहा था, अब देखो पूरी की पूरी फील्ड लाइंस उस पर एक्ट हो रही है। और सिर्फ फील्ड लाइंस पूरी की पूरी नहीं, अमाउंट ऑफ फ्लक्स भी जो है वो भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। जो पहले एक लाइन पे 6 वाला फ्लक्स आ रहा था, अभी वही फ्लक्स की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया बेटा, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ या मैग्नेटिक फ्लक्स कट ऑफ हुआ। कट ऑफ मतलब क्या, ये ऐसे आर पार घुसाना, काटते हुए। तो वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट बुक में या साइंटिफिकली, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इट कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। तीनों में से कोई भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कट्स हो रहा है या चेंजेस हो रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर हो चुका है, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो जैसे ऐसा हुआ, उन्हें दिखाई पड़ा कि इस कॉइल में अभी करंट जनरेट हो रहा है और वो करंट फ्लो हो रहा है वन डायरेक्शन से, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, जो कंसेप्ट था, क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेट स्टेबल था, कुछ नहीं हुआ, जैसे मैग्नेट को आगे किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, चेंज हो गई, बढ़ गई, बदल गई, बढ़ गई, चेंज हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर दिया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर दी, कट कर दी। तो उसके कारण यहां पर उन्हें करंट जनरेट हुआ इन वन डायरेक्शन। और वो करंट किसने दिखाया, जो दिखाया आपने, जी ने, दैट इज गैल्वेनोमीटर, इसलिए जी लगाया था। फिर उन्होंने इसी के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते हुए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में इसी कॉइल को, कॉइल वही रखा, कॉइल डिडंट चेंज। अब जहां पहले स्टेबल रखा था, स्टेबल मतलब एक ही जगह पर मैग्नेट रखा था, नेक्स्ट टाइम क्या लेके आए थे, पास में। अब उन्होंने क्या किया,
इस बार मैग्नेट को इस केस में कॉइल से और दूर ले गए पहले के पोजीशन से भी दूर ले गए। इस तरह से इस बार मैग्नेट को और वो दूर ले गए। अब जब दूर ले गए तो वापस वही कहानी हुई, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपका, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को आप दूर ले गए। तो याद करो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले अंदर घुसा था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन, अभी भी फ्लक्स फील्ड लाइंस तो आने वाली है, बट क्योंकि आपका मैग्नेट दूर चला गया है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? कम। जो पहले यहां तक आ रही थी अभी वो कम आएगी। करेक्ट? यस और नो? जो फील्ड लाइंस पहले यहां तक आपको दिख रही थी, यहां तक आई हुई एक रीजन तक के इधर बढ़ गई थी, वो थोड़े कम रीजन में आएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आएगी तो इस पर आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बट कम का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल। कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड और बदल गया। जैसा उन्होंने ऐसा किया तो गैल्वामीटर ने और डिफ्लेक्शन दिखाया अनदर डायरेक्शन। पहले दिखाया था क्लॉकवाइज, तो अभी दिखाया उन्होंने से इन अनदर डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गैल्वामीटर डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा? जब करंट जाएगा। तो गैल्वामीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन, इट गिव्स अ लार्जर डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो गैल्वामीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया मतलब क्या जनरेट हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से उनको पता चला कि whenever there is a change in magnetic field, जब कोई मैग्नेट चेंज करते हैं, चेंज मतलब कम या ज्यादा करते हैं। मैग्नेट को पास ला रहे, फील्ड लाइंस बढ़ रही है, दूर लेके जा रहे, फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम हो रही है। पास लाएंगे, फील्ड लाइन कट करके अंदर आएंगी, बाहर खींचेंगे, कट करते बाहर निकलेंगे। तो बार बार जब तक ये चेंज इन मोशन उन्होंने करते रखा, मतलब until he moved that magnet, जब तक उन्होंने वो मोशन को कंटिन्यू रखा, उनको दिख रहा है कि करंट कॉन्स्टेंटली बन रहा है, वन डायरेक्शन अनदर, एसी वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब एसी का ही हम कई बात चालू है, एसी करंट ये जनरेट होता है। तो उनको दिखाई पड़ा कि यस या जनरेशन, तो ये जो करंट है वो तब तक जनरेट उनको दिखाई पड़ा जब तक उन्होंने एज लॉन्ग एज दिस मैग्नेट इज इन मोशन, मैग्नेट जितने बार आगे पीछे करते गए तो करंट का डायरेक्शन एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में उनको दिखाई पड़ा। तो ये करंट कब तक मिला? जब तक इस मैग्नेट को मोशन में उन्होंने रखा। फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को और अनादर तरीके से करके देखा, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैग्नेट को ही आगे पीछे करो, दोनों में से कोई भी एक रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक को आगे पीछे करो या दोनों को करो। तो उन्होंने बाद में इस एक्सपेरिमेंट को और अनादर तरीके से करके देखा। अनादर मतलब क्या? क्योंकि उन्हें चेक क्या करना था कि करंट क्यों जनरेट हो रहा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, पहले मैग्नेट को आगे मुझे लाया तो क्लियर तो हो रहा है कि मैग्नेट आगे मुझे आ रहा है, मतलब क्या? फील्ड लाइंस कम या क्या हो रही है? ज्यादा। फिर उन्होंने उल्टा करके देखा, मैग्नेट को वही रखा, कॉइल को एक बार पास और एक बार क्या करके देखा? दूर। करेक्ट? क्योंकि पहले जब स्टेबल था तो करंट मिला नहीं, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने उल्टा किया, कॉइल को, मैग्नेट को वहीं पे रखा और मैग्नेट को कॉइल को आगे पीछे किया, मैग्नेट को वहीं पे रख दिया स्टेबल और कॉइल को आगे पीछे किया। दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है? वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज मतलब कम या ज्यादा। तो उन्हें क्लियर हुआ कि करंट क्यों जनरेट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दे आर क्लियर अबाउट दैट कि यहां पर आपका करंट बन रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पर जनरेट हो रहा है करंट, दैट्स व्हाई उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथ में उन्होंने सिर्फ बाद में इतना ही नहीं किया, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को और एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए। फिर उन्होंने रिलेटिव मोशन करके दिखाया। रिलेटिव मतलब दोनों को एक साथ आगे, दोनों को एक साथ पीछे। तो उनको दिखाई पड़ा कि जब तक रिलेटिव मोशन चल रहा है, रिलेटिव मोशन मतलब क्या? रिलेटिव मोशन का मीनिंग मुझे यही समझाना है बार बार कि देखो, एक तो सबसे पहले आप मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, कॉइल को सेवर रखा था। दूसरे टाइम क्या करके देखा उसने? मैग्नेट वही रखा, कॉइल को आगे पीछे करके देखा। फिर एक साथ दोनों को पास में, दोनों को दूर। जब आगे पीछे करने गए तो जितना मैग्नेट को और कॉइल को आगे पीछे ला रहे थे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी, जितना रैपिडली उन्होंने उसको आगे पीछे किया, उतना करंट का डायरेक्शन रैपिडली चेंज होते गया। ठीक है? तो उनसे उन्हें कंफर्मेशन हो गया कि चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जितना हम पास या दूर लेके जा रहे हैं, एवरी टाइम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है और वहां पर जनरेशन किसका हो रहा है? करंट का। आपके लिए बता दूं कि सेम करंट आपको मिलता है उसमें भी, when same current will be obtained when
दिस मैग्नेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ कॉइल कैरिंग द करंट। ठीक है, सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन। क्यों? क्योंकि मैग्नेट, अभी देखो अपन ने कौन रखा है, मैग्नेट। मैग्नेट क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सो आपको मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए ना, तो हमने क्या बोला, यही रिजल्ट और एक बार मिल सकते हैं अगर आप यहां कोई कॉइल रख दो, कोई कॉइल रख दो जिसके अंदर कौन ऑलरेडी जा रहा है, करंट। सर फिर उससे क्यों मिलेंगे? क्योंकि बेटा इसके पहले ही तूने पढ़ा है, अगर किसी कॉइल से करंट जाता है तो उसके सराउंडिंग में कौन बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, जो हम एम्पियर लॉ में भी पढ़ चुके हैं। मतलब इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सामने वाले कॉइल के लिए किस तरह काम करेगी, मैग्नेट की तरह काम करेगी। तो यही रिजल्ट्स उनको और मिले जब उन्होंने कॉइल, इस मैग्नेट को उल्टा रिप्लेस किया बाय अनदर कॉइल जिसके अंदर ऑलरेडी करंट था। क्योंकि वो कॉइल के अंदर अगर करंट है तो सराउंडिंग में क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सेकेंड कॉइल इसके लिए किसका की तरह काम कर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेट की तरह काम कर जाती है। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन वहां पर किया। ये सब कुछ थ्योरी में उनके एक्सप्लेनेशन है और सब एमसीक्यूज के पॉइंट भी है जो आपको बताया गया कि कब तक। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जब कभी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर कॉइल और मैग्नेट स्टेबल है तो देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है कॉइल के साथ जुड़ा हुआ तो करंट बनता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कब बने, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, तभी सिर्फ क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो यही उनका स्टेटमेंट था, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, जनरेटेड। और उसको उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इट्स नॉट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा एक कंसेप्ट है और ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया। कैसे प्रूव करके दिखाया? एक बार मैग्नेट को आगे पीछे लेके, दूसरी बार मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल को आगे पीछे लेके, तीसरी बार दोनों को एक साथ आगे पीछे करा के, और चौथी बार मैग्नेट की जगह एक और कॉइल डाल के जहां पर उसके अंदर ऑलरेडी करंट जा रहा था। कॉइल के अंदर करंट है मतलब खुद किसका काम करेगी, मैग्नेट का। तो सब कंसेप्चुअली उन्होंने करके देखा और फाइनल कंक्लूजन अपना उन्होंने दिया लोगों को कि जब कभी फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, तभी करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ। ये इसलिए इतना शांति से सिखाया आपको क्योंकि इसी कारण माइकल फैराडेज ने बाद में खुद के स्टेटमेंट दिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या क्या बोला मैंने, 3 4 5 बार वही है जिस हैमर की। क्या हैमर की? जब कभी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बदलता है तो क्या जनरेट होता है, करंट। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था करंट अगर जनरेट होगा तो करंट क्या बनता है, ईएमएफ। तो सामने उनके लॉज उन्होंने उनके पास दिए। इसी के कारण लॉज, कौन से लॉ दिए उन्होंने, इसी डेरिवेशन के बेस पर उन्होंने लॉज दिए। किसने? फैराडेज ने। पहला लॉ उन्होंने क्या बताया, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कॉइल। उनका बोलना था जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ, जो मैं आपको यहां बताया, बार बार समझा के बताया कि देखो यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी ये क्या हो रहा है, जनरेट। Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and EMF is generated in a coil. Faraday's के लॉ, ये लॉज ऑफ Faraday's लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 लॉज थे। ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ। 2 लॉ उन्होंने दिए थे। फर्स्ट लॉ में सिर्फ उन्होंने वही स्टेटमेंट बोला था जो उनका कंक्लूजन रिजल्ट था। क्या कंक्लूजन रिजल्ट था? जब कभी फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, टाइम के साथ। बोले टी कहां से आने, तो भैया टाइम तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, टाइम तो ऑलवेज चल रहा है। फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो टाइम तो चल रहा है। तो फ्लक्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d∅dt, करेक्ट। जब कभी किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस कॉइल में कौन जनरेट होगा, ईएमएफ। ये उनका फर्स्ट लॉ। और फिर उन्होंने सेकेंड लॉ ही बताया। क्या बताया, जो मैं आपको बार बार समझाया कि देखो फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट एक डायरेक्शन में, फ्लक्स घट रहा है तो करंट अदर डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन बदल रही है। इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅ by dt।
ठीक है। फर्स्ट लॉ में डिपेंडेंसी बताई, फर्स्ट लॉ में क्या बताया, जब कई फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ जनरेट होगा। सेकेंड लॉ में क्या बताया, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ ज्यादा बनेगा, कम अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ कम बनेगा। फिर यहां पर से इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, इक्वल टू डाला, इक्वल टू की जगह उन्होंने डाला कांस्टेंट के डिफाई बाय dt, और फिर उन्होंने बोला कि बेटा हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस k की वैल्यू 1 है, यूनिटी है, एंड दैट्स व्हाई उनका लास्ट फॉर्मूला फैराडेज का यही बना, E is equal to d phi by dt, E is equal to d phi by dt, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ k कितनी है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, यूनिटी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ k is 1 यूनिटी। तो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है उनका E is equal to d phi by dt। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे फैराडेज ने दिए थे ये लॉज, जो भी हमने आपको अभी के अभी क्लियर करके बताए, एंड दैट्स व्हाई हमने आपको एक्सपेरिमेंट इतना इन डिटेल एंड डेप्थ एनालिसिस में समझाया, जहां दोनों चीजें क्लियर हुई कि क्यों ऐसे उन्होंने बोला और उसके बेस पर क्या लॉज बने। दिस आर द टू लॉज गिवन बाय फैराडेज, these are called Faraday's laws of electromagnetic induction, and that laws are particularly based on the experimental result obtained by Michael Faraday। ठीक है, तो अभी बढ़ेंगे सामने अगले लेक्चर में विथ लेंजेस लॉ एंड थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ लेंजेस लॉ